वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जीटी की लेक्चर सीरीज में। बार बार आपको कह रहा हूं कि आपके इन्हीं लेक्चर सीरीज से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो फटाफट जो भी मैं वीडियो बना चुका हूं जीटी से रिलेटेड जाके देखिएगा। ऑलरेडी हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। जैसे हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कवर कर चुके हैं। पार्ट टू की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं सिटीजनशिप की चीजें, ठीक है, सिटीजनशिप कवर कर चुके हैं। जो जो बच्चे मेरी वीडियो देख चुके हैं फटाफट कमेंट में बताइएगा इनके आर्टिकल नंबर्स क्या हैं, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से आते हैं। ऑलराइट, पार्ट 3 हम कवर कर चुके हैं, उसके भी बताना है आपको कमेंट करके। पार्ट 3 में क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट्स था। फिर हमने क्या किया, पार्ट 4 के अंदर था क्या, डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑलराइट, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर ड्यूटीज, देखिए आपके राइट्स दिए हैं आपको, अब आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं कि सरकार उन अधिकारों का वॉयलेशन नहीं कर सकती। साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को भी ये कहा है कि आपके लिए यानी कि आम सिटीजन के लिए, लोगों के लिए कुछ कानून बनाओ, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है इस देश के प्रति, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ ड्यूटीज बनाई गई है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था ही नहीं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। याद रखेंगे ये अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। लेकिन ये इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद हमने संविधान के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया पार्ट 4A के अंदर। ऑलराइट, और ये इंस्पायर कहां से है, हमने क्यों लिया, ऐसा हमें क्या इंस्पिरेशन मिली कि हमारे पास भी ड्यूटीज होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 1990s से पहले क्या था, यूएसएसआर, ठीक है। आज है रशिया, ठीक है, जो रशिया है वो क्या है, उससे पहले यूएसएसआर था, तो वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ऑलराइट, तो आपके इस वाली स्लाइड से जो आपको काफी सारे एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल गई है। क्या क्या चीजें मिल गई है कि एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट के अंदर आती है, किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 51A के अंदर आती है, याद रखिएगा। फिर इसको इंसर्ट कौन से अमेंडमेंट से किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन सी कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर बात करेंगे कि इसको इंस्पायर कहां से हुए हैं, कहां से, यूएसएसआर से। तो देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस मिल गए यहां से। तो ये 5 क्वेश्चन इस छोटी सी स्लाइड से आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स को ज्वाइन कर लीजिए। यूनिमॉन्क्स आपकी तैयारी करा रहा है 2024 के लिए। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप फटाफट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारा जो यूनिमॉन्क्स सीयूटी का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आनी स्टार्ट हो चुकी है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, कौन कौन सी ड्यूटीज है आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। 51A, देखिए आर्टिकल कौन सा है, 51A, लेकिन इसके अंदर क्लोज क्या है, ऐसे करके क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C करके हमारी कुछ ड्यूटीज दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो जो मैं ड्यूटीज बताता जाऊंगा आपको ये देखना है कि टोटल कितनी ड्यूटीज है, मैंने टोटल कितनी ड्यूटीज आपको बताई है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी होगी कि मैंने कितनी ड्यूटीज बताई है। क्योंकि आपकी ये जो नंबर है ना, आपका ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए क्या लिखा है, एवरी सिटीजन, यानी कि सिर्फ नागरिक, ठीक है, नागरिकों के
को ये फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? ए के अंदर लिखा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें दी गई है और साथ ही जो आइडियल्स दिए गए हैं और साथ ही जो इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन हो गया हमारा, यूपीएससी है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट है, जो भी इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं हमें उन सब की क्या करनी है? रेस्पेक्ट करनी है। साथ के साथ हमें नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त सब लेके चल देते हैं कि हाँ हम आजाद हुए थे, हमारा आज संविधान लागू हुआ था, ठीक है, नेशनल फ्लैग लेके। लेकिन अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वो रोड पे मिलता है, आपको गाड़ियों के नीचे मिलेगा, लोगों के पैरों के नीचे मिलेगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इसको अवॉइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम फेलियर है। हम एज ए सिटीजन समझ नहीं पा रहे कि ये जो हमें आजादी मिली है ना, ये ऐसे नहीं मिली कि आए और चेक काट के दे के चले गए। कितना स्ट्रगल किया है, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए स्ट्रगल किया है। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है? नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की भी रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट बी क्या कहता है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये अब जैसे कि हमारे जैसे कौन, महात्मा गांधी जैसे लोग हो गए, ठीक है, भगत सिंह जैसे लोग हो गए, हमें क्या करना है? इनके ये जो आइडियल्स है ना, ये जो नोबल आइडियल्स है, इन जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया काफी, इनकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हर एक चीज की। नाउ सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो होते हैं दंगे फैलाते हैं इंडिया के अंदर, काफी ज्यादा इंडिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ठीक है इंडिया की जो काफी सारे पार्टीशंस बना देंगे। आपने सुना होगा काफी बार कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर हमारा है, अलग कर दो। ठीक है, इस तरीके के हमें क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता हमारा डी के अंदर, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को बचाने की बात आएगी हम वहां खड़े होंगे, ताकि हम उस देश को जो हमें मिला है इतने आजादी के स्ट्रगल के बाद, जो हमें आज का जो हमारा इंडिया जो हमें मिला है, उसकी सर्विस के लिए, नेशनल सर्विस के लिए, उस कंट्री को डिफेंड करने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे जब भी हमें बुलाया जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इसकी बात क्या हो रही है? यानी कि भाईचारे की बात हो रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, या फिर कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, हमें ये सब भूल के एक भाईचारे की तरह रहना है, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग इंडियंस की तरह रह पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टेट्स के बीच में, कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में, ठीक है, तो हम कभी भी ये ब्रदरहुड को कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी जो स्पिरिट है इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमें भाईचारा जो है साथ में निभाते हुए चलना है। ठीक है, और साथ के साथ क्या करना है? हमें जितनी भी डेरोगेटरी और डिग्निटी, जो भी डेरोगेटरी चीजें हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, उसको भी हमें क्या करना है? छोड़ना है, और उनकी इंटीग्रिटी जो है, उनकी डिग्निटी जो है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है ना, देखिए काफी ज्यादा रिच है। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है ना, कल्चर देख सकते हैं आप, जैसे फूड, आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे अलग अलग फूड वैरायटी मिलेगी आपको, अलग अलग तरीके के डांस मिलेंगे आपको, लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, इस तरीके के लोग, तो हमें क्या काम करना है? इस सब को, इस कल्चर को, इस हेरिटेज को जो हमारे पास है, जो इतना रिच है, इतना डाइवर्स है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ठीक है, हमें क्या काम करना है? हम जिस इकोसिस्टम में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, साथ के साथ इसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपने देखा होगा हमने काफी सारे लॉज बनाए हुए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है हमने। ठीक है, फिर हमने वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, काफी सारे एक्ट बनाए हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, हमें ये भी प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे अब क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब सिटीजन उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ने, ठीक है, गाड़ी तो लगा दी है, डस्टबिन तो लगा दिए, लेकिन क्या हम उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं जो कचरा है? नहीं डाल रहे ना स्टिल। तो हमें क्या करना है? हमें भी पार्टिसिपेट करना है एज ए सिटीजन, ताकि हम जो है इस इकोसिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को बचा सके।
नाउ नेक्स्ट आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर जो है हमारा साइंटिफिक टेम्पर, जैसे कि हमारा आपने सुना होगा कि इंडियंस जो है साइंस में बहुत तेज होते हैं, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में। ठीक है, वर्ल्ड में जो काफी सारे इंजीनियर्स हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स हैं, वो किसके हैं? वो इंडिया के हैं। तो हमें ये सब चीजें क्या करनी है, साइंटिफिक टेम्पर जो है, और साथ के साथ इंसानियत, ह्यूमैनिज्म। ठीक है, इंसानियत भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एक सिख कम्युनिटी होती है, जो अगर आप जाएं गुरुद्वारे में तो आपको लंगर मिलेगा खाने के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वहां पे आपकी जात धर्म नहीं देख के खाना देते, आप जाओ आपको फीड करेंगे। ऑलराइट, इस तरीके की भी चीजें होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें इंडियंस बनाती है। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। ठीक है, ये जो है हमारा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा दंगे होते हैं तो क्या करा जाता है, रोडों को तोड़ दिया जाता है, हमारी जो ट्रेन जला दी जाती है, बस जला दी जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। सपोज मान लीजिए आपके लिए एक बस चलाई गई है, ट्रेन चलाई गई है, उसमें कोई आम नेता ट्रेवल नहीं करता भाई, हम जैसे लोग ही ट्रेवल करते हैं। अब हम उसी को जला देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सरकार नई चीज तो लाने से रही, तो क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो परेशान तो अल्टीमेटली हम हो रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें सेफगार्ड करनी है ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट हमारे लिए क्या आता है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमें साथ में मिलकर काम करना है, एक साथ, ताकि हम जो है कलेक्टिवली उभर सके। आपने देखा होगा रिसेंटली हम क्या काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो हमारी जीडीपी की रैंकिंग है उसमें हम इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ मिलके काफी सारी स्कीम, जैसे मेक इन इंडिया हो गया हमारा, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जो खेलो इंडिया, इन सबको हम पार्टिसिपेट करके क्या काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करके हम इंडिया को इंप्रूव कर रहे हैं, हम इंडिया को और अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आपको बताने हैं मैंने टोटल कितने, कमेंट में बताइएगा सभी के सभी मैंने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हैं आपको। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मैं ऑलरेडी इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 51A सब क्लॉज के। ठीक है, इसका मतलब है each parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14। इससे पहली वीडियो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किस किस के अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, इन तीनों के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। ऑलराइट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जल्दी फटाफट जाइए वो सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे उन्हीं वीडियो से, ताकि आप मिस ना करें और आपका स्कोर अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन कौन सी चीज कमेंट करनी है। एक तो आपको एक कमेंट करना है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताई है, आपको साथ ही कमेंट करनी है आपकी कोई भी क्वेरी है या आपकी कोई भी डाउट है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।